हम लोग 100 साल पूर्ण किया। नया शताब्दी यादव महोत्सव के लिए नया शताब्दी शुरू 101 ईयर्स स्टार्ट करता है। अभी आप देख सकते हो मेरे सामने है ये सुभाष यादव भवन और अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे जो है अखिल भारतीय यादव महासभा का जो है मीटिंग था, कार्यक्रम था, तो उसमें जो है मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो हम जो है यहाँ पे आए और लोगों से मुलाकात किए। तो हमने सोचे कि एक बार क्यों ना हम जो है बातचीत करें और आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल मोहन यादव जी, माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। आप बैनर है सामने देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो जो है आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ पर जितने भी लोग आपको आजू बाजू में दिख रहे हैं सब जो है यादव समाज से ही लोग हैं। और हम इन लोगों से भी बात करेंगे कि क्या है आज ये जो मीटिंग रखी गई है, जो एजेंडा है आज का, इसमें हम लोग किस विषय के ऊपर चर्चा किए और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा यादव के लिए। एक बात और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के भोपाल में मुझे जहाँ तक पता है यादव एजुकेशन सोसाइटी के नाम पे एक महामंच भी बना है, जहाँ पे यहाँ पे हॉस्टल भी बन रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हॉस्टल बनने के बाद में जो दूर से छात्र आते हैं, जो दूर से स्टूडेंट आते हैं, जिनको पैसे की दिक्कत होती है, जिनको रहने के लिए तकलीफ होता है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वो जो छात्रावास या जो हॉस्टल जो बन रहा है वो बन रहा है यादव एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। उसके जो ओनर हैं NS यादव हैं और भी उनके साथी बहुत लोग हैं। चलिए हमारे साथ में अभी वहाँ पर और भी लोग हैं, हम शुरुआत करते हैं उन लोगों से ही। अभी माननीय शिषपाल यादव जी हैं, हम शुरुआत करेंगे इनसे बात करने का। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। जय माधव, जय यादव जी। बहुत अच्छा लगा। मैं ये कह रहा था कि अभी तो हम जो है ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे आए हैं, तो मैं तो काफ़ी लेट पहुँचा। तो आज जो है इस कार्यक्रम में किन किन मुद्दे के ऊपर जो है चर्चा हुई? देखिए, यहाँ पर आज जो एक बैठक रखी गई थी, ये राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्यगण हैं पूरे प्रांतों से आए हुए हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी एक कोर कमेटी की बैठक रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पर पास किए गए, जिसमें अहीर रेजिमेंट का जो बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से चला आ रहा जो मुद्दा है, उस विषय पर भी लोगों ने अपने विचार और सुझाव रखे, तो उसका भी सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके अलावा जातिगत जनगणना का जो विषय है, बहुत बड़ा विषय है, जो बहुत लंबे समय से वह भी एक मांग चली आ रही है। जिस तरीके से देश में बिहार है, बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई, तो इसी तरह से अन्य प्रांतों में भी जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि मानवता को और इंसानियत को तभी न्याय मिल सकता है जब जातिगत जनगणना होगी। लोगों की संख्या सुनिश्चित नहीं होगी कि कौन सी जाति के लोग कितने अभी वंचित हैं, किन सुविधाओं से वो वंचित हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक उनको उनकी मूल सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। तो उसके लिए जातिगत जनगणना का जो विचार है, जो प्रस्ताव है, वो भी सर्वसहमति से पारित किया गया कि उस मांग को भी अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा प्रमुखता से उठाएगी। उस मुद्दे को भी हम लोग जनता के बीच में लेकर जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे। इन विषयों को लेकर हमेशा यादव महासभा और समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और समाज के इस विषय के साथ में, खासतौर पर जातिगत जनगणना का जो विषय है, इस विषय के साथ में अन्य विभिन्न जातियां जो अभी आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ है, अपने प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला हो या सामाजिक न्याय का मामला हो, छुआछूत भेदभाव का मामला हो, तमाम सारे मुद्दों से आज हम लोग लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, लेकिन वो न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो उस विषयों से अन्य समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं, अन्य जातियों के लोग भी इस मुद्दे पर यादव समाज के साथ हैं। तो उन तमाम सारी जातियों को लेकर यादव महासभा पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी। बहुत अच्छा। दूसरा सवाल आपसे ये था कि आज तो आप जो है देख ही रहे हैं कि भारत की राजनीति किस तरह से कहीं न कहीं एक जाति और धर्म के पक्ष पे जाती हुई दिखती है, ये सब लोगों को पता है। तो क्या लग रहा है कि आज जो अभी मध्य प्रदेश में ये जो अपना कार्यक्रम हुआ जी, इसमें कहीं न कहीं इसके ऊपर भी कोई मुद्दा उठा कि नहीं, इससे भी ऊपर उठ के जो है हमको ऊपर उठना है और किसी मतलब सबको सहमति से लेके चलना है, या ये जो आज
एक तरफा जो राजनीति चल रही है या एक साइड जो राजनीति जा रही है जाति और धर्म के नाम पे, इससे भी ऊपर उठ के हमको और समाज के लिए और अच्छा कुछ काम करना है। देखिए, जातियाँ जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक धर्म भी ख़त्म नहीं होगा। ये जातियों के ऊपर ऊंची नीच होने के कारण ही धर्म और जो पंथ हैं उनका निर्माण होता चला आया है। आज लोगों को जब किसी एक धर्म के विचार नहीं समझ में आते हैं तो वो किसी न किसी नए पंथ का निर्माण कर लेते हैं, नए पंथ में की ओर चले जाते हैं। उन विचारों से वो अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करने लगते हैं और इसका कारण है कि एक जाति जो है वर्षों से, हजारों वर्षों से अपने आप को श्रेष्ठ समझती आ रही हैं। वो मानती हैं कि हम इस जाति में, हम इस मानवता में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। उस श्रेष्ठता के कारण अन्य जो जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को हीन समझते हैं, हीन भावना से देखते हैं। भाई, जातियों में जब तक समानता नहीं होगी, समता नहीं होगी, और ये कब होगी? ये तब हो पाएगी जब लोगों को, सबको नैतिकता के आधार पर, उनके योग्यता के आधार पर समानता के अधिकार मिलेंगे, उनको सबको एक समान आंका जाएगा। और ये कब होगा? जब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, शिक्षित होंगे। तो शिक्षा का जो महत्व है वो लोगों को समझाना चाहिए, उस महत्व को बढ़ाने का काम सबको करना चाहिए। इस दिशा में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जाति का जो बंधन है उससे सब लोग टूट जाएंगे, और जाति का जब बंधन टूट जाएगा तो धर्म का जो बंधन है उससे भी कहीं ना कहीं लोग मुक्त हो जाएंगे। धर्म जो है एक आस्था का विषय है, ये कहीं कोई आडंबर का विषय नहीं है या दिखावा का विषय नहीं है। मैं यदि किसी ईश्वर को मानता हूं तो ये तो मेरी भावना है। भाई, इसका मामला ये थोड़ी है कि मैं जाके उसको प्रदर्शित करूं या उसको दिखाऊं। भाई, ये अपना पर्सनल मामला होता है कि कौन किस ईश्वर को मानता है। हनुमान जी को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, क्रिश्चियन को मानते हैं, हुड़ को मानते हैं, फारसी, कौन कहाँ किस धर्म का व्यक्ति है, ये अपना निजी मामला होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से धर्म का राजनीतिक उपयोग हो रहा है, धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। जब तक इस विषय को अलग नहीं रखा जाएगा तो जो मूल मुद्दे हैं, जनहित के जो मूल मुद्दे हैं जिससे जनता का विकास होता है, शिक्षा का विषय है, अन्य इकोनॉमी कैसे हमारी आगे बढ़ेगी, रोजगार कैसे मिलेंगे, कैसे नौकरियां मिलेंगी, अगर इस पर फोकस नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। और इसलिए धर्म की आड़ में जो राजनीति होती है, हमेशा इस विषय से हटना चाहिए और जनता को भी इसमें आगे आना चाहिए कि भाई, धर्म हमारा पर्सनल आस्था का विषय है, ये कोई पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। और जो लोग धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे हम उनका साथ नहीं देंगे। इस विषय पर भी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। भाई ठीक है, सब लोग मानते हैं राम जिस तरीके से राम हैं, तो राम तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके आदर्शों को लोग को अपनाना चाहिए। लेकिन उसका अगर कहीं कोई राजनीतिक उपयोग करता है तो वो गलत है। इस बार अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो इसमें क्या लग रहा है कि मतलब मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल आपने देखा ही कि फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और किस तरह से जो है आईना कुछ और दिखाया गया था और फिर बाद में कुछ और हुआ, तमाम चीज़ें जो है हुई। तो इस बार क्या लग रहा है, जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो उसमें बदलाव होगा? यहाँ के लोगों की, जनता की मतलब क्या सोच है फिर लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, जनता, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जनता का जो मूड है, जनता इस बात को जानती है। आज जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, ठीक है ना, आप महंगाई की बात करेंगे या शिक्षा महंगी होती जा रही है, जिस तरीके से निजीकरण हुआ है, उस निजीकरण होने के कारण बच्चों को जो उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। इन तमाम सारे विषयों को लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा है। आज महंगाई किस चरम पर पहुंच गई है, महंगाई जो है वो विषय भटकाया जा रहा है। आज जो मूल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं कि मतलब कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में जो मूल विषय हैं उन विषयों से भटकाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बात को समझता है, लेकिन आज शिक्षा और साक्षरता का प्रतिशत यदि देखा जाए तो प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल हमें बिल्कुल हम कह सकते हैं, निसंकोच तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि डिग्रियों से शिक्षा नहीं होती है, शिक्षा होती है समझ से। और समझदार लोग यदि भारत की बात की जाए तो केवल मात्र 10% लोग हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए धर्म, अंधता, अंधविश्वास को बढ़ावा देकर मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल जब पेट की तकलीफ किसी को होती है तो इसका इलाज करवाने तो जाना ही पड़ता है ना। तो लोगों में जो पेट की तकलीफ बढ़ती जा रही है उस बात को भी जनता समझ रही है, और इस तकलीफ के कारण लोग अगर सोचें कि नहीं, मंदिर या मस्जिद के नाम पर लड़ाकर, हिंदू या मुसलमान के नाम पर भड़काकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। जनता
अब इस दिशा में जाएगी। आने वाला समय ऐसा होगा कि जनता मूल विषयों पर बात करना चाहेगी, मूल सिद्धांतों पर बात करना चाहेगी और उसी पर वोट देगी। इस तरीके के विषय यदि कोई भी उठाएगा तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता नकारने का काम करेगी। बहुत अच्छी बात। लगे हाथ, आज आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी किसान वर्ग हैं और काफ़ी लोगों के पास जो है बहुत बहुत ज़मीनें हैं और खेती भी अच्छी होती है मध्य प्रदेश में। तो आज जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आप देखे रहोगे कि हर जगह के बॉर्डर जो है सील कर दिए, चाहे उत्तर प्रदेश से लगने वाला दिल्ली का बॉर्डर हो या पंजाब से लगने वाला हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में जो है भाजपा की सरकार है, तो वो दिल्ली तो छोड़ो, पंजाब में ही और हरियाणा के बॉर्डर को सील करके रोक दिया है। मैं वहाँ पर था, तो क्या लग रहा है कि यहाँ के लोगों की मतलब क्या सोच है? अगर मान लीजिए उनकी मांग नहीं पूरी हो रही है तो मध्य प्रदेश से भी किसान जो है आगे बढ़ेंगे कि फिर क्या है मतलब यहाँ के लोगों का प्लान? देखिए, मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश से ही किसान आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनको बॉर्डरों पर रोका जा रहा है, उनको खुली जेलों में बंद किया जा रहा है, उनके संसाधनों को छीना जा रहा है उनसे। इस तरीके से किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथी हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में, अनिल यादव जी, किसान नेता, उनको रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सिविल ड्रेस में कुछ लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद में उनको गाड़ी में बिठाते हैं और पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं। उसके पश्चात उनको जेल भेज दिया जाता है। दूसरे दिन पता चलता है कि उनको जेल भेज दिया गया। तो किसान नेताओं को इस तरीके से पुलिस के दबाव और प्रेशर से उनको कमज़ोर करने का, उनकी आवाज़ को दबाने का भी काम किया जा रहा है और उनको रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन जितना ये दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, उतना ही, कहते नहीं है कि अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स दिया जाता है तो उसका रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वो भी हो रहा है। लोग, ये जन आंदोलन के रूप में ये खड़ा हो जाएगा किसान आंदोलन, और उसका खामियाजा जो है तत्कालीन सरकार को, तत्काल जो सरकार है वर्तमान में, उसको भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो किसान नेता अनिल जी की बात कर रहे थे, उनको छोड़ा गया कि फिर अभी वो बंद ही है? अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन उनकी जमानत के लिए आवेदन दिया गया था, तो मुझे लगता है शायद उनकी जमानत हो गई है या अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं हुई है। जानकारी 1-2 दिन में। ये आज जो कर्नाटक से कुछ किसान जा रहे थे तो उनको भोपाल के रेलवे स्टेशन पे उतार के जो है बंद कर दिया गया था, वो कहाँ तक, मतलब क्या है वो? मैं आपसे वही बात कही मैंने कि पूरे प्रांतों से ये हो रहा है। खाली ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, महाराष्ट्र का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश या गुजरात या हरियाणा, पंजाब का ही मामला नहीं है। ये जहाँ जहाँ से किसान निकल रहे हैं, वहाँ वहाँ उन राज्यों में किसानों को रोकने का काम किया जा रहा है। उनको ट्रेनों से भी चिन्हित करके, उनको लगता है, क्योंकि किसान की वेशभूषा, रूपरेखा अलग तरह की होती है, और जब उनको लगता है कि ये किसान हैं और ये आंदोलन के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से किसानों के रास्ते में सूले लगाए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए 7 स्टेप में बैरिकेडिंग की जा रही है, और बैरिकेडिंग और सूले इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि कोई भी किसान वहां से, ना तो ट्रैक्टर से, ना साधन से, ना पैदल वहां से निकल सके, इस तरीके से। और रबड़ की गोलियां दागी जा रही हैं उनके ऊपर में, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन किसान भी पूरी मुस्तैदी और तैयारी के साथ में आंदोलन के लिए गया है। और उसकी मांग गलत क्या है भाई? वो अपना उपज का उचित मूल्य ही तो चाहता है। यदि मूल्य नीति नहीं तय होगी, आज कौन सा व्यापारी ऐसा है जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट तैयार करता हो, मटेरियल तैयार करता हो, और उसका खर्चे का, उसकी मजदूरी को जोड़कर और उसके मुनाफे को ना जोड़ा जाता हो? ऐसा कोई उद्योग है क्या? अगर आप एक दिशा में आप करते हो, किसान उद्योग बनाने जा रहे हैं हम लोग, दूसरी ओर किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर वो MSP मूल्य की बात कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, कि सरकार को इस बात को मानना चाहिए। और किसान अपनी मजदूरी तो जोड़ता ही नहीं है। यदि वो अपनी मजदूरी और जोड़ने लगे और उसको जोड़कर यदि वो फिर व्यापारियों के बीच में जाए और वो मांग करे कि हम अपना अनाज इस रेट में ही बेचेंगे आपको, तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करता है। किसान एक ऐसा नौकर है, नौकर इसलिए कह रहा हूँ, या मजदूर है, वो 24 घंटे किसानी करता है। वो जब लाइट चली जाती है और अचानक रात में लाइट आती है, तो उस समय वो पाइप लाइन लगाने के लिए जाता है, सिंचाई करने के लिए जाता है रात में, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या फिर कराहती हुई धूप हो, उसमें भी उसको जाना पड़ता है। तो इस बात को यदि हम लोग नहीं समझेंगे, और हमारा भारत देश तो कृषि प्रधान देश है। आज यदि उद्योग धंधे, व्यापार या जो भी चल रहा है यहाँ पर किसानों के द्वारा चल रहा है। किसान यदि ये आंदोलन, किसाने के पास में सब कुछ होता है भाई, उसके पास खाने के लिए अनाज है उसके पास में, वो चाहे तो वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकता है। भाई सरकार ने जो योजनाएं दी हैं उसको उपयोग भी सही से किसान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी भ्रष्टाचार है।
वहाँ भी उससे पैसे लिए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो उसको जो मूल सुविधाएं हैं उसका मूल जो है वो तो दूर की बात है। तो बहुत तरीके से प्रताड़ित है किसान, हर तरह से परेशान है किसान, और किसान का जन आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि जो एमएसपी की बात हुई, ये बात हकीकत है। कल मैं जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला के मंडी में था, तो उस मंडी में जो हम आलू का रेट ऐसे पता करने गए तो किसानों ने बोला कि 4 रुपये 5 रुपये किलो के हिसाब से आलू इस समय जो है उनकी मंडी में चल रहा है। उन लोगों ने साफ साफ मुझे यही जवाब दिए थे कि आज के समय पे जो कंडीशन है, हमको फ़ायदा तो छोड़ो, हमको घाटा ही लग रहा है आज के करंट डेट में। देखते हैं आगे होगा फ़ायदा कि नहीं होगा, वो तो जो है आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक हम लोग घाटे में ही चल रहे हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी मांग जायज़ है कि अगर वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको एक मिनिमम रेट उनका तो फिक्स होना ही चाहिए। जैसे एक पार्ले-जी बिस्किट का आप सब लोग को पता ही होगा, पहले 16 बिस्किट आता था, लेकिन 5 रुपये से ना तो बढ़ाया रेट ना तो घटाया, लेकिन बिस्किट 16 से आज 8 कर दिया, रेट वही 5 रुपये आई है। तो सोचने की बात होती है। एक और आपसे सवाल करेंगे हम, ये जो अभी मैं देख रहा था उधर से आने के टाइम पे, तो जो मेट्रो थी भोपाल में, वो मेट्रो तो ऐसे उधर दूसरे पटरी पे से ज़मीन पे खड़ी थी, तो वो तो उद्घाटन वगैरह हो गया था उसका, तो क्या चलती नहीं है क्या अभी? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके के प्री प्लान्ड, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या इस तरह से मेट्रो ट्रेन का मामला हो, ये तमाम तरह के उद्घाटन पे उद्घाटन कर दिए जाते हैं दिखाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए कि हम ये लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 2025 में भी अगर वो चल जाए पटरी पर ट्रेन तो बड़ी बात होगी। और आप जैसे जो ईमानदार पत्रकार हैं प्रद्युम्न जी, अगर आप लोग जनता के पास में ये बात लेके जाएंगे और जनता को आईना, सच्चाई का आईना आप दिखाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पत्रकारिता को बदनाम किया जा रहा है या पत्रकारिता जिस तरीके से बदनाम हुई है, तो आप लोगों का भी सम्मान बढ़ने का काम होगा। आपके जिस तरीके से चैनल का नाम है माहौल, आपका माहौल बहुत अच्छा बनेगा यदि आप ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे और लोगों को उनका आईना दिखाने का काम करेंगे, नेताओं को आईना दिखाने का काम करेंगे। नेताओं को यदि आईना दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ये वास्तविकता है जो आप कर दिए, इस बात को आप लोग भी दिखाइए अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरीके से आपने मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। मेट्रो तो वहीं खड़ी हुई है जहां बैरिकेडिंग में खड़ी हुई थी, उसको हरी झंडी आपने पटरी पे दिखाई या जमीन पर दिखाई? तो जमीन पे मेट्रो ट्रेन नहीं चलती है, पटरी पर चलती है। जब पटरियां तैयार नहीं हुई हैं, ब्रिज तैयार नहीं हुआ है, स्टेशन तैयार नहीं हुआ है, तो अखबार में और हरी झंडी दिखा के आप पटरी पे दौड़ा कहाँ रहे हैं आप उसको? इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। चाहे राम मंदिर का मामला हो, भाई राम मंदिर अभी बना नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसका गुम्बज नहीं बना, अभी भी निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ पूजन कर दिया गया क्योंकि चुनाव आ रहा है 2024 का। तो चुनावी एजेंडे को पूरा करने के लिए, लाभ उठाने के लिए इस तरीके से ये दिखाया जाता है। इन मुद्दों को आपके चैनल के माध्यम से भी आप जनता तक पहुँचाएँ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल हम अपना, जहाँ तक मुझे कोशिश होगा कि मैं अपना जो है बेस्ट हमेशा लोगों के बीच में दिखाऊंगा। और आम लोगों की बात तो आपको पता ही है, मैं करते रहता हूँ। मैं तो चलते रस्ते लोगों से बात करता हूँ और माहौल क्या है जानते रहता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे माननीय शिषपाल यादव जी। और हम जो है चलेंगे कल यही भोपाल के कुछ दूसरे शहर में, और अभी जो बात कर रहे थे हम उस मेट्रो की, हम चलेंगे उस मेट्रो को भी दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से और जानेंगे उसका क्या पूरा सच है। सच तो खैर अभी पता चल ही गया है क्या सच है, कल हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। एक जो है जाते जाते जो है मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा वीडियो बंद करने के पहले। अभी आप मेरे सामने ये जो तस्वीर देख रहे हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि ये माननीय मोहन यादव जी हैं, जो अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो भवन आप लोग ने देखा, ये सुभाष यादव भवन है। और यहाँ पे आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का आंदोलन आयोजन था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जो ये सरकार बनी है, इनसे मतलब क्या आप लोग को मतलब वो है? देखिए, इस बात की खुशी डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इस बात की खुशी पूरे देश में, पूरे यादव समाज में, और हमारे गौरव हैं। इस बात की खुशी सभी को है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से पूर्व में भी मुख्यमंत्री गौर साहब को बनाया गया था, स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर जी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनका कहीं उपयोग किया जाना था, करना चाहते थे उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वो जब उनको लगा कि ये उपयोग नहीं हो पा रहा है तो उनको हटा भी दिया गया था।
6 माह के बाद उनको हटा दिया गया था। सुभाष यादव जी को भी डिप्टी सीएम तक बनाया गया, सीएम नहीं बन पाए। तो इस बात के लिए हमें खुशी होती है कि वो सीएम बने हैं, लेकिन हम इस बात की भी अपेक्षा रखते हैं इन सरकारों से या उन लोगों से कि भाई इस तरीके से उनको एक उपयोग ना किया जाए कि मतलब पता लगा कि शायद 2024 के चुनाव के लिए केवल उनका उपयोग किया जाए। और हमें उनकी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं है, क्योंकि वो बहुत काबिल व्यक्ति हैं और पहले भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे। और उन्होंने जब उच्च शिक्षा मंत्री रहे तो बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अनुकरणीय कार्य किए। उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालय बनाए, कॉलेजेस उन्होंने खुलवाए, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उन्होंने तैयार किया ग्राफ, उनका ग्राफ बहुत ऊंचा गया उसमें। और मुझे लगता है कि उसी के कारण, उनकी सफलता के कारण ही, उनकी काबिलियत को देखते हुए ही शायद उनको बनाया गया हो। इस बात से हम लोग संतुष्ट होंगे। यदि उनको किसी और कारण से बनाया गया होगा तो मुझे लगता है कि ये सरकारें इस तरीके से मुखौटा या चेहरे बनाकर जो करती हैं, तो इन बातों से हमें फिर आगे भविष्य में संभलने और समझने की ज़रूरत होगी। तो लेकिन आज हम लोगों को इस बात का गौरव है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो खुशी थी, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो खुशी थी, तो मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री बनने से भी पूरे यादव समाज में और संपूर्ण ओबीसी पिछड़ा वर्ग एसटी एससी में भी वही खुशी है, वही आनंद है। तो हम सब लोगों को बहुत खुशी है और कल इस कार्यक्रम में भी आप मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं, इसके लिए हम सब लोग स्वागत करते हैं उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मेरा कल यहाँ पर फिर से आना होगा। और वैसे तो मैं भी एक बार माननीय मोहन यादव जी से मुलाकात कर चुका हूँ यही भवन में। ऐसे ही यादव महासभा का कार्यक्रम चल रहा था तो उसी में मैं भी आया था, तो हाल मुलाकात तो हो गई थी। अगर समय होगा तो कल भी आएंगे और दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।